हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा लेक्चरर हिंदी लेवल 3 के लिए पीजीटी हिंदी के लिए टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगी। स्टेट, यूजीसी नेट, सीटेट, हरियाणा जीके जीएस, रीजनिंग इत्यादि प्रश्नों की आपको सीरीज मिल जाएगी। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न चलते हैं। भाग 4 है हिंदी का। हिमाद्री तुंग श्रृंग में गीत इन नाटकों में से किसमें है? हिमाद्री तुंग श्रृंग में जो गीत इन नाटकों में से किसमें है? चंद्रगुप्त, द्रौस्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग में गीत इन नाटकों में से किसमें है? ये चंद्रगुप्त में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। उसर में बीज बोना, उसर में बीज बोना मुहावरे का सही अर्थ है निरर्थक प्रयत्न करना, मूर्ख बनाना, परंपरा विरुद्ध कार्य करना, ये बंजर जमीन पर हल चलाना। उसर में बीज बोना का सही अर्थ हमारा क्या होगा? निरर्थक प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये मुहावरा है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। राम की शक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये मैंने सही नहीं बताना है। यह शक्ति काव्य है, यह जिजीविषा की कविता है, यह राष्ट्रीय चेतना की कविता है, यह आत्मदैन्य की कविता है। राम के शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जी ऑप्शन नंबर डी हमारा ये हो जाएगा आंसर। यह आत्मदैन्य की कविता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है राम की शक्ति पूजा के लिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। आरोह सेकंड में संकलित कविता के बहाने शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? आरोह सेकंड में संकलित कविता के बहाने शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर, कुंवर नारायण। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंवर नारायण जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। आरोह सेकंड में ये संकलित है कविता के बहाने शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में नहीं है। हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में कौन नहीं है? श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, राहुल सांकृत्यायन, लज्जाराम शर्मा। यहाँ नहीं पूछा गया है हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में से कौन नहीं है। देखिए राहुल सांकृत्यायन है जो ये नहीं है, जबकि श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा ये तीनों ही हिंदी के आरंभिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता थे। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकार कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरिशंकर परसाई की रचना है। ये हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? काशी का अस्सी, काग बगोड़ा, अंतिम अरण्य, ये आषाढ़ का एक दिन। ये आषाढ़ का एक दिन राकेश मोहन राकेश की कहानी है। ठीक है, काशी का अस्सी, काग बगोड़ा, अंतिम अरण्य में से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है? काग का बगोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। थ व ठ वर्णों का क्रम से उच्चारण स्थल है। ये तय थ क्या होगी? दंत्य होगी। ठीक है, अठ कहाँ गया? ठ ठ क्या कंठ होगी। तो कौन सी है? दंत्य मूर्धा, दंत्य सूर्य, दंत्य तालु। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए थ जो हमारा दंत्य आ गया, ठ ठ देखिए मूर्धा ऊपर है ना,
दांतों के ऊपर जाके हमारा जीभ बढ़ती है। ट, यानी दांतों के ऊपर का जो हिस्सा होता है ट ठ, उसे क्या होते हैं, मुर्दा कहते हैं। तो क्या होगा, ये दंत्य हो जाए, थ हमारा दंत्य हो गया और ठ हमारा मूर्धा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से लंबी कविता नहीं है। देखिए इनमें से लंबी कविता कौन सी नहीं है बताना हमें। पटकथा, प्रलय की छाया, ब्रह्म राक्षस, अकाल और उसके बाद। इनमें से लंबी कविता नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रह्म राक्षस जो है हमारी लंबी कविता नहीं है, जबकि पटकथा, प्रलय की छाया, अकाल और उसके बाद, ये तीनों ही लंबी कविताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। देखिए विसर्ग संधि नहीं है बताना हमें। अधो गति, व्यो विरद, यशोधरा, गंगो उर्मी। तो किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि हमारी गंग उर्मी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए गंगो उर्मी है, देखिए गंग उर्मी आएगा इस प्रकार, गंग उर्मी। ठीक है, अधो गति, वयो विरद, यशोधरा, इस प्रकार आएगी। ये तीनों ही ये विसर्ग संधि के उदाहरण है, लेकिन गंगोर्मी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या है। देखिए भरत के अनुसार यानी भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या है 8, 10, 7, 5। स्थायी भावों की संख्या कितनी है, देखिए 8 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। यदि किशन ने अपने यदि किशन ने पुस्तक पढ़ी होती तो अवश्य उत्तर देता। यदि किशन ने पुस्तक पढ़ी होती तो अवश्य उत्तर देता। भूतकाल से संबंधित इस वाक्य के लिए कौन सा विकल्प सही है। हमें भूतकाल के लिए विकल्प सही बताना है। सामान्य भूत है, आसन भूत है, पूर्ण भूत है, या हेतु हेतु मंद भूत है। यदि किशन ने पुस्तक पढ़ी होती तो अवश्य उत्तर देता। भूतकाल से संबंधित इस वाक्य के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखिए आज हेतु हेतु मंदभूत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि किशन ने पुस्तक पढ़ी होती, देखिए यदि पुस्तक पढ़ ली होती तो अवश्य उत्तर देता। जब ये भी दी गई है तो क्या हुआ, हेतु हेतु मंदभूत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए हम अघोष है, कौन सा वर्ण हमारा अघोष है। अय, श, य या ब। कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष हमारा क्या होगा, देखिए श हो जाएगा, श सलगम वाला, ये हमारा अघोष है। ये सभी तीनों ही सघोष हैं। ये देखिए श जो हमारा सलगम वाला अघोष वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कि इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध जो है हमें बताना है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। रविवार के दिन सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहता है। इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना हमें। देखिए निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराध, देखिए निरपराध होता ना, देखिए आ की मात्रा लगी होती है। निरपराध क्या होगा, निरपराध होता है ना, तो निर के साथ आ की मात्रा होनी चाहिए थी। तो निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह शुद्ध वाक्य है व्याकरण की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित क्या नहीं है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, उपदेश की प्रधानता, कल्पना की अतिशयता, विस्मय की भावना छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विस्मय की भावना जो है ये छायावाद में सम्मिलित नहीं है, जबकि आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है, उपदेश की प्रधानता है
और कल्पना की अतिशयता है, जिसे छायावाद कहते हैं। चलिए देखिए, हम अपने आप से जो कुछ भी बुनते हैं, ठीक है, आत्म की अनुभूति यानी कि आत्मा की अनुभूति के व्यक्त करते हैं हम, फिर उपदेश, किसी प्रकार का उपदेश देते हैं या फिर किसी प्रकार की कल्पना करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे छायावाद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तुलसीदास की किस रचना में कविता सवैया पद्धति का प्रयोग किया गया है? तुलसीदास की किस कवि रचना में कवित सवैया पद्धति का प्रयोग किया गया है? गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस। देखिए कवितावली में किया गया है, ये कवित सवैया का प्रयोग किया गया है। कवित सवैया पद्धति का प्रयोग जो है कवितावली में किया गया है, तो तुलसीदास जी की है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। 8वां सर्ग है, ये 8वां सर्ग क्या है? एक नाटक है, जीवनी है, कहानी है या उपन्यास है? 8वां सर्ग जो है देखिए एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 8वां सर्ग। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर अवधि से संबंधित कवि नहीं है। देखिए अवधि भाषा में कौन सा कवि नहीं लिखता था या लेखन कार्य नहीं करते थे? देखिए मुल्ला दाऊद, बिल्कुल सही है, अवधि भाषा में लिखते थे। जायसी में भी देखिए, ये पद्मावत जो है जायसी का, ये अवधि भाषा में है। उस्मान भी अवधि भाषा में। देखिए वृंद जो है ये अवधि भाषा में नहीं लिखा करते थे। इस अवधि से संबंधित कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से अर्थ अलंकार नहीं है। देखिए अर्थ अलंकार नहीं है, कौन सा नहीं है? उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक या अनुक्ति। इनमें से अर्थ अलंकार नहीं है, तो देखिए यमक जो है ये अर्थ अलंकार नहीं है। बाकी देखिए उपमा भी होते हैं, उत्प्रेक्षा भी और अनुक्ति भी, तीनों ही अर्थ अलंकार हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से वृद्धावस्था पर आधारित उपन्यास है? अंतिम अरण्य, आपका बंटी, मेला आंचल या वे दिन। निम्नलिखित में से वृद्धावस्था पर आधारित उपन्यास कौन सा है? अंतिम अरण्य है, यानी कि अंतिम समय में, ठीक है, बुढ़ापा जो आ जाता है वो अंतिम समय होता है, ठीक है, इसलिए अंतिम अरण्य जो वृद्धावस्था पर आधारित उपन्यास है। देखिए आपका बंटी, ठीक है, इसमें काफी अच्छा है, मेलांचल भी और वे दिन भी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये संत कबीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जो सही नहीं है हमें बताना है। संत कबीर के बारे में, देखिए वे शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे, ठीक है, वे सत्संग को बहुत महत्व देते थे, उन पर अद्वैत वेदांत का भी प्रभाव था, वे राम और कृष्ण के भक्त थे। निम्नलिखित में से संत कबीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए वे राम और कृष्ण के भक्त थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, वे तो निर्गुण भक्ति के संत थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक कथन सही नहीं है। देखिए वे शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे, बिल्कुल सही है। वे सत्संग को बहुत महत्व देते, ये भी बिल्कुल सही है। उन पर अद्वैत वेदांत का भी प्रभाव था, ये बिल्कुल सही है। ए बी सी तीनों ही सही है, लेकिन डी नहीं है, क्योंकि वे राम और कृष्ण के भक्त नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कौन सा युग्म सही नहीं है? लेकिन नहीं पूछा गया है, बताना। श्रीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, साहित्य देवता मक्खनलाल चतुर्वेदी हैं, गेहूं और गुलाब रामचंद्र शुक्ल है, सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई है। तो उसमें से सही आंसर कौन सा? देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है गेहूं और गुलाब रामचंद्र शुक्ल है, ये हमारा बिल्कुल सही नहीं है। देखिए श्रीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई जी के हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? नामवर सिंह, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी या रामचंद्र शुक्ल। लेकिन नाम नगेंद्र जी का कथन है ये, छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, किस कथन है ये? नगेंद्र जी का है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कठोपनिषद
कि यम नचिकेता प्रसंग पर आधारित रचना है। कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग पर आधारित रचना है। संशय की एक रात, आत्मजयी, असद्य वीणा या नहुष। कठोपनिषद के यम नचिकेता पर प्रसंग पर आधारित रचना जो है देखिए आत्मजयी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यम नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है ये आत्मजयी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखिए परस्पर पर्यायवाची नहीं है। गात, बदन, कलेवर, शरीर। ये आपगा, निमनगा, प्रवाहिनी, स्त्रोतस्विनी, आत्मज, अनुज, शैलज, कुलदीपक या विरोचन, विश्वसमान, तरणी, मार्तंड। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखिए जो पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है। देखिए देखिए गात, बदन, कलेवर, शरीर। देखिए चारों ही परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखिए आपगा, निमनगा, प्रवाहिनी, स्त्रोतस्विनी ये सभी तो क्या है ये परस्पर पर्यायवाची शब्द है। लेकिन गात हो गया, बदन हो गया, कलेवर हो गया शरीर हो गया, ये परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चर्यापद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिद्धों से, नाथों से, जैनों से या संतों से? चर्यापद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये सिद्धों से है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चर्यापद जो है सिद्धों से संबंधित है। देखिए 768 से लेके 759 से लेकर उसके 52 जितने भी सिद्ध हुए हैं, ठीक है। सिद्ध जो है 785 ईस्वी के लगभग थे, 759 का है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से किस कवि का संबंध अष्टछाप से नहीं है? देखिए कौन से कवि का संबंध अष्टछाप से नहीं है? कुम्भनदास, गोविंददास, सुंदरदास, कृष्णदास। देखिए सुंदरदास का संबंध जो है अष्टछाप से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुम्भनदास, गोविंददास और कृष्णदास तीनों ही अष्टछाप के कवि है, किंतु सुंदरदास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से किस वाक्य में प्रक्रिया आक्रामक नहीं है? इनमें से किस वाक्य में क्रिया आक्रामक नहीं है? बच्चा प्रतिदिन हंसता है, सुभाषिनी बार बार रोती है, मंदाकिनी 9 बजे सोती है, सुषमा 9 बजे पत्र लिखती है। क्रिया वाक्य में कौन से वाक्य में क्रिया आक्रामक नहीं है? ये पूछा गया है, क्रिया आक्रामक नहीं है। देखिए सुषमा 9 बजे पत्र लिखती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा कि इसमें क्रिया आक्रामक नहीं है। ठीक है, बच्चा प्रतिदिन हंसता है, भाई कौन बजा, ठीक है। सुभाषिनी बार बार होती है, ठीक है। मंदाकिनी 9 बजे सोती है, ठीक है। किस वाक्य में आक्रामक क्रिया नहीं है? तो सुभाषिनी 9 बजे पत्र लिखती है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इन रचनाओं का किसकी विषय वस्तु के साथ सम्मिलित क्रम है? देखिए हमें नीचे कोट भाषा दी गई है। ये प्राकृतिक पेंगलम जो है हमारा ये हो जाएगा, देखिए छंद शास्त्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक पेंगलम जो है ये छंद शास्त्र ग्रंथ से है। शब्दानुशासन किससे है? देखिए व्याकरण ग्रंथ से है। राउलवेल किससे है? नक्सिक, देखिए नक्सिक वर्ण से है। और वर्ण रत्नाकर क्या? मैथिली गंध, देखिए मैथिली गंध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक पेंगलम जो है छंद शास्त्र ग्रंथ है। शब्दानुशासन क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। राउलवेल की है नक्सिक वर्णन है। वर्ण रत्नाकर मैथिली गद्य ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से कौन सा समास विग्रह सही है? कि समास विग्रह सही है हमारा कौन सा है?
कर मुक्त, कर से मुक्त, भयभीत, भय के द्वारा भीत, हस्तलिखित, हाथ का लिखा हुआ, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। हमें समास से देखिए, ये समास दिए गए हैं, कर मुक्त, भयभीत, हस्तलिखित, सत्याग्रह, ये सभी समास हैं। इनके विग्रह कौन सा है, सही है हमारा, देखिए कर मुक्त, जो कर से मुक्त, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,